हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग घर पे ऑल आर सेफ। तो अपन ने ऑडिटर्स के सारे वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। आज मैं आपको दो लेक्चर्स भेजने वाला हूँ। ये जो पहला लेक्चर है इसमें मेरा इंटेंशन है कि मैं आपको नोट्स से का पूरा ओवरव्यू कराना चाहता हूँ एंड साथ साथ ऑडिटर्स में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं या ऐसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हमने वो वीडियो में कवर नहीं किए थे वो मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। आई होप इट इज क्लियर। तो ठीक है, हम लोग क्या करने वाले, नोट्स से पूरा पढ़ने वाले हैं। आप भी साथ साथ नोट्स को लेकर चलना और साथ साथ मेरे हर चीज कंप्लीट करना। ऑलराइट, तो ये है हमारे नोट्स। इसमें सबसे पहले तो मैंने सारे सेक्शन दे दिए। आपको बताऊंगा सेक्शन 139 टू 148 कवर करता है। इज इट क्लियर? वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन में फिर से बोल रहा हूं, मैं ओवरव्यू दे रहा हूं और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मुझे बताने हैं वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो ये वीडियो वही देखे पहले तो जिन्होंने सारे लेक्चर्स देखे होंगे या फिर जिनको अमेंडमेंट्स के एंगल से देखना है वो वीडियो देख सकते हैं। इज इट क्लियर? बट इस वीडियो को देखने के लिए प्रीरिक्विजिट ये है कि आपने बाकी सारे वीडियोस देखे हो। ठीक है, तो आपको एक ओवरव्यू रहेगा सारे कंसेप्ट्स का और जो आपके डाउट वाले कंसेप्ट्स थे नंबर वन एंड नंबर टू जो जो अमेंडमेंट्स है वो सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो क्वालिफिकेशन पे डील करता है सेक्शन 141 सेक्शन 1 एंड 2। हम देख चुके हैं सी होना चाहिए, सीओपी होना चाहिए, एलएलपी भी चलेगा बट फॉरेन एलएलपी डिस्क्वालिफाइड है, इंडियन एलएलपी इज क्वालिफाइड। ठीक है, नंबर 2 हमने देखा कि जो पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटर फर्म सीए की है, ठीक है, वो क्वालिफाइड होगी अगर उसके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स क्वालिफाइड है। सर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स क्वालिफाइड है मतलब, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर, जैसे आपको मेरे एग्जांपल में 7 पार्टनर्स का एग्जांपल दिया था, 7 में से कम 4 के बाद सीए और सीओपी होनी चाहिए तो वो क्वालिफाइड होगा। फिर डिस्क्वालिफिकेशन आपको याद होगा, तो डिस्क्वालिफिकेशन का हमने शॉर्टकट देखा था बिग फाइबर रोप। यहां दो इंपॉर्टेंट चीजें तो याद रखना। पहली बात, ठीक है, अपॉइंट करते समय अगर वो डिस्क्वालीफाई है तो वो अपॉइंट होगा ही नहीं। नंबर 2, अगर अपॉइंट होने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हुई तो सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 आ जाएगा और कैजुअल वैकेंसी आ जाएगी। यानी आप ऑलरेडी ऑडिटर हो और अगर आपको कैजुअल वैकेंसी अट्रैक्ट हुई, इज इट क्लियर, तो ऐसे केस में आप वो ऑडिटर के पोस्ट से वेकेट हो जाओगे, कैजुअल वैकेंसी आ जाएगी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, इसमें पॉइंट क्या याद रख लो कि अभी तक आप क्या करते हो, डिस्क्वालिफिकेशन में 141(3) और अगर वो ऑडिटर ऑलरेडी है तो 141(3) एंड 4 ये दोनों कोड करते हो। साथ साथ देखो मैंने हाईलाइट किया है कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल, जिसे हम बोलते हैं कार, CAAR। ठीक है, याद रखना साथ साथ आपको रूल 10, ये रूल 10 जो है ना, ये रूल 10 भी आपको साथ साथ क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना चाहिए। सो इट इज एडवाइजेबल कि साथ साथ हो सके तो रूल 10 भी मेंशन करो जब भी डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, और एग्जाम में डिस्क्वालिफिकेशन क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये सारे डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, वो सारे डिस्क्वालिफिकेशन मैंने कवर किए हैं। ठीक है, स्पेशल पॉइंट क्या है कि ये सारे डिस्क्वालिफिकेशन जो है, ये जो क्लॉजेस दिए हुए हैं 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज ABCD, हमने वीडियो लेक्चर से जब पढ़ा था तो हमने शॉर्टकट के हिसाब से देखा था, बिग फाइबर रोप। आई होप इट इज क्लियर। बट अगर आपको उसका एग्जैक्ट क्लॉज नंबर चाहिए कि सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में बॉडी कॉर्पोरेट कौन सा क्लॉज है, तो आंसर इज क्लॉज ए। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि ये जो क्लॉजेस दिए हुए हैं, दिस आर क्लॉजेस एज पर कंपनीज एक्ट। इज इट क्लियर? तो ये क्लॉजेस भी आपने याद रखना चाहिए तो आपका सेक्शन प्रॉपर्ली कोट होगा। सर अगर हमको क्लॉज याद नहीं है तो हम सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, ठीक है, सिर्फ इतना कोट किया चलेगा एंड रूल 10 ऑफ कोर्स। बट अगर आपको क्लॉजेस याद हो तो ये ज्यादा आसान होगा आपके लिए। इज इट क्लियर? दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे बोलना था वो ये है कि आपने देखा कुछ कुछ जगह पर डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो होल्डिंग सब्सिडरी पे भी एप्लीकेबल है। मतलब क्या, जैसे इंडेटनेस की बात करो, अगर मेरा इंडेटनेस 5 लाख से ज्यादा है ना सिर्फ उस कंपनी में बल्कि उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट कंपनी में, ये सब मिला के 5 लाख के ऊपर मैं देखता हूँ। पॉइंट इज यहां होल्डिंग सब्सिडरी रूल एप्लीकेबल है। इज इट क्लियर? तो ऐसे और कौन कौन से क्लॉजेस है सर, क्या सारे क्लॉजेस में होल्डिंग सब्सिडरी पे भी रूल एप्लीकेबल है? द आंसर इज नो। तो आज के सेशन में पहले तो ये समझा रहा हूं कि होल्डिंग सब्सिडरी वाला रूल एप्लीकेबल किस पे है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ कुछ सेक्शंस हमने देखे जहां उस कंपनी में, जैसे इंडेटनेस की बात कर रहा हूं, अगर इंडेटनेस 5 लाख के ऊपर है या तो उस कंपनी में
या उसकी होल्डिंग में या उसकी सब्सिडरी या उसके एसोसिएट कंपनी में, सब मिला के अगर 5 लाख के ऊपर है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इज इट क्लियर? यानी यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडरी पे भी ये रूल एप्लीकेबल है। क्वेश्चन इज बिग फाइबर रोप में क्या सर हर एक पॉइंट पे होल्डिंग सब्सिडरी पे रूल एप्लीकेबल है? द आंसर इज नो। ये जरूरी क्यों है? कई बार आपको गुमराह करने के लिए वो क्वेश्चन पोस्ट कर देगा जहां होल्डिंग सब्सिडरी पे रूल एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे केस में आप फंस सकते हो। तो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। बी, बॉडी कॉर्पोरेट, होल्डिंग सब्सिडरी पे रूल एप्लीकेबल नहीं है। आई, ठीक है, इंडेटनेस इन द कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी पे रूल एप्लीकेबल है। जी, गारंटी, होल्डिंग सब्सिडरी पे रूल एप्लीकेबल है। एफ, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसा कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में वैसे भी अगर आप किसी कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉय हो तो उसका छोड़ो आप किसी का भी ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट फाइबर आई, इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज, होल्डिंग सब्सिडरी पे रूल एप्लीकेबल है। बिजनेस रिलेशनशिप, होल्डिंग सब्सिडरी पे रूल एप्लीकेबल है। बट इसके बाद अब याद रखना, रिलेटिव के केस में होल्डिंग सब्सिडरी पे रूल एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आर से क्या था? रिलेटिव। अगर आपका कंपनी, आपका रिलेटिव उस कंपनी में डायरेक्टर है या की मैनेजर पर्सन है, तो यहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? अगर उसकी होल्डिंग में डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन है तो आप उसके सब्सिडरी को ऑडिट कर सकते हो, क्योंकि रिलेटिव के केस में होल्डिंग सब्सिडरी पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। सेम गोस विद ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, फाइबर का ई, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये भी होल्डिंग सब्सिडरी पे रूल एप्लीकेबल नहीं हो। तो आप अगर किसी कंपनी के पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो तो ऑफ कोर्स आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, बट आप उसकी होल्डिंग कंपनी का, उसकी सब्सिडरी का या उसके एसोसिएट कंपनी का ऑडिट कर सकते हो। तो याद रखना, फाइबर में आर और ई रिलेटिव हो गया और ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हो गया। ठीक है, इस पे होल्डिंग सब्सिडरी पे रूल एप्लीकेबल नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, अगर आप होल्डिंग के ऑफिसर या एम्प्लॉय हो पार्ट टाइम, फुल टाइम तो किसी का ऑडिट नहीं कर सकते। अगर आप होल्डिंग के ऑफिसर या एम्प्लॉय हो पार्ट टाइम तो आप उसकी सब्सिडरी का ऑडिट कर सकते हो। ठीक है, उसकी होल्डिंग का ऑडिट कर सकते हो, बाकी सबका ऑडिट कर सकते हो, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी का रूल यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो कहाँ का एप्लीकेबल नहीं है? रिलेटिव केस में एप्लीकेबल नहीं है, परफेक्ट सर। ऑफिसर एम्प्लॉय ई के केस में एप्लीकेबल नहीं है, परफेक्ट सर। आर, रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज में रूल एप्लीकेबल है। इज इट क्लियर? तो वो पॉइंट हम हटा देते हैं। ठीक है, रोप, ओ से ओवरऑल लिमिट। ठीक है, लिमिट तो वो आपके हिसाब से है कि आपने अगर 20 कंपनी का ऑडिट कर लिया है तो आप 21 से किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? ठीक है, आर ओ हो गया। पी, पर्सन हु इज द कन्विक्ट, वो भी आपके एंगल से है, वो कंपनी स्पेसिफिक रूल नहीं है। ठीक है, तो याद रखना इसमें रिलेटिव, आर एंड ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी केस में होल्डिंग सब्सिडरी पे रूल एप्लीकेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ये एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन से जो हाईलाइट किए हुए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बट ये नॉलेज के लिए मैं पढ़ा रहा हूं कि कुछ और एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस है। जैसे नंबर 1 कॉस्ट ऑडिटर, यू कैन सी यहाँ पे नंबर 1 कॉस्ट ऑडिटर। मतलब याद रखना, 3 लोग कभी मिल नहीं सकते, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर और कॉस्ट ऑडिटर। अगर आप उस कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो आप उस कंपनी का इंटरनल ऑडिट या कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकते। वैसे ही आप कॉस्ट ऑडिट, ये पुराने रूल्स के हिसाब से है, बिकॉज कॉस्ट ऑडिट तो अभी सिर्फ सीएमए कर सकता है, तो कॉस्ट ऑडिट तो भूल जाओ। इंटरनल ऑडिटर को ध्यान में रखो। अगर आप उस कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, सुन दो एक बार, तो आप उसका इंटरनल ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। अगर आप इंटरनल ऑडिटर हो तो स्टैट्यूटरी ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकते। अगर आप कॉस्ट ऑडिटर हो तो स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते। ये 3 लोग कभी सेम नहीं हो सकते, ये याद रखना। नंबर 2, ये एक एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन है जो सीए एक्ट में दी हुई है कि अगर आपका रिलेटिव उस कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है, तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब कितना? 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग होल्ड करता है, तो आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। और ये सीए की गाइडलाइंस बोलती है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट नॉलेज वाइज आपको मालूम होना चाहिए, ये एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन है। तो अगर आपका रिलेटिव उस कंपनी में 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करता है, इज इट क्लियर? ठीक है, याद करो, कंपनीज एक्ट में इनडेटनेस में अपने रिलेटिव केस में 1 लाख का अमाउंट देखा था, कुछ ज्यादा है क्या? एक, अगर आपका रिलेटिव उस कंपनी में 1 लाख के ऊपर सिक्योरिटीज होल्ड करता है तब आप डिस्क्वालीफाई हो गए। बट अगर आप कंपनीज एक्ट और सीए एक्ट को साथ में लेके पढ़ो, ठीक है, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, तो
अगर आपके रिलेटिव ने 20% से ज्यादा शेयर्स होल्ड किए उस कंपनी में, भले ही वो 1 लाख से कम है, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, ये तो ठीक है, आपको पता है। हाँ, अनसाउंड माइंड याद रखना, अगर एक सीए अनसाउंड माइंड का हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, सर्टिफिकेशन आ गया कि भाई ये पागल हो गया, तो डिस्क्वालीफाइड तो है ही है, साथ साथ उसकी सीओपी की डिग्री भी सीज हो सकती है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, उसके सीओपी की डिग्री भी सीज हो सकती है। याद रखना, सीए इंस्टॉलमेंट हो जाए, देखो इंस्टॉलमेंट वाला पॉइंट नंबर 6 में दिया हुआ है, यू कैन सी दिस। ठीक है, और वो अनसाउंड माइंड का हो जाए तो डिस्क्वालीफाई तो होगा ही होगा एज पर सीए एक्ट। मोर ओवर उसकी सीओपी भी सीज कर ली जाएगी। ये सारे पॉइंट्स जो बता रहा हूँ वो नॉलेज के हिसाब से है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। और लॉजिकल सी बात है, अगर मेंबरशिप रिन्यू हो गई तो आप सीए ही नहीं बचे, तो आप किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे कैजुअल वैकेंसी के थ्रू बताना है, ये दिख रहा है, वो ये है क्लास कि क्वेश्चन देख के आंसर दो। अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्या उसे अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं, तो 141(3) कोट करके आंसर दो। अगर क्वेश्चन आया कि वो ऑलरेडी ऑडिटर है, तो ऐसे कैसे 141(3) एंड 141(4) दोनों कोट करना पड़ेगा। तो अगर वो ऑलरेडी ऑडिटर है और उसका इंडेटनेस हो गया 5 लाख के ऊपर, तो ऐसे केस में इंडेटनेस 141 सबसेक्शन 3 कवर कर रहा है, एंड क्योंकि वो ऑलरेडी ऑडिटर है तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया, कैजुअल वैकेंसी आ गई, ये सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 कवर कर रहा है। तो आपको दोनों सेक्शन कोड करने पड़ेंगे, एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4, ऐसे आंसर देना पड़ेगा अगर वो ऑलरेडी ऑडिटर है तो। आई होप यू आर गेटिंग मी। ठीक है, तो ये चेक करना कि वो ऑलरेडी ऑडिटर है या फिर ऑडिटर नहीं है लेकिन अपॉइंट करने के लिए बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अब उसके बाद हम सीलिंग लिमिट पढ़ चुके हैं। ठीक है, सीलिंग लिमिट पर्सन के हिसाब से कि मेरे 20 कंपनी के ऑडिट हो गए। आई होप यू आर गेटिंग मी। 20 कंपनी का ऑडिट ऑलरेडी मैं कर रहा हूं, तो मैं 21वीं का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बट कल के दिन जाके अगर मुझे किसी एक कंपनी ने निकाल दिया तो मेरे पास 19वीं ऑडिट है, और परसों अगर वो मुझे अपॉइंट करना चाहता है तो मुझे अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि अभी मेरे पास 19वीं ऑडिट है। तो ये एक लाइफ टाइम नहीं है, ये एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास 20 ऑडिट के ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड 20 की काउंटिंग में क्या क्या काउंट नहीं होते, ये 4 चीजों का याद रखना अच्छे से। आई होप इट इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज अंडर सेक्शन 144। कई लोगों ने मुझे डाउट पूछा इस सेक्शन के बारे में, मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर दूं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो क्या बोलता है, सी दिस आर रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज अंडर सेक्शन 144। तो एक पर्सन अगर किसी कंपनी को ऑलरेडी इनमें से कोई सर्विस दे रहा है, शॉर्टकट है ना आपको, अकेडमिक्स, इनमें से कोई सर्विस दे रहा है, तो उस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता। वापस से, अगर एक पर्सन, और उसको एलाबोरेट करता हूं, उस कंपनी में, उसकी होल्डिंग में, उसकी सब्सिडरी में, यहां एसोसिएट कवर नहीं होता। अगर एक पर्सन, देखो लिखा हुआ है उसकी होल्डिंग और उसकी सब्सिडरी, यहां एसोसिएट नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। नंबर 1 कंपनी, नंबर 2 उसकी होल्डिंग, नंबर 3 इसकी सब्सिडरी। तो अगर एक पर्सन उस कंपनी में या उसकी होल्डिंग में या उसकी सब्सिडरी में इनमें से कोई रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज दे रहा है, तो वो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। अभी सर्विसेज कौन कौन सी है, शॉर्टकट एकेडमिक याद रखना है, इस पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 1, अगर आप उनका अकाउंटिंग कर रहे हो, कई बार अकाउंटिंग आउटसोर्स होती है, तो आपके फर्म को अकाउंटिंग मिली है तो आपके फर्म उसका ऑडिट नहीं कर सकती। ठीक है, अगर आपकी कंपनी फर्म उसके फाइनेंशियल सर्विसेज मैनेज कर रही है तो ऑडिट नहीं कर सकती। अगर आप उन्हें कोई एक्चुअल सर्विसेज दे रहे हो, जैसे सपोज वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, आप उनके फ्यूचर वैल्यू निकालने में हेल्प कर रहे हो, या वो एक बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, आप उनके ईएमआई निकालने में हेल्प कर रहे हो, एक्चुअली ये सब करते हैं, ये फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करते हैं, तो आप उन्हें ऑलरेडी एक्चुअल सर्विस दे रहे हो, तो आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर आप उनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब ऐसा आईटी बेस्ड सिस्टम जिसमें फाइनेंसेस कहाँ कहाँ से आए हैं, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है, ये पूरा सिस्टम आप बना रहे हो। You are already designing their financial information system or implementing or maintaining their financial information system.
ठीक है, तो आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते बिकॉज आप इनमें से कोई रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज दे रहे हो। नेक्स्ट, मैनेजमेंट सर्विसेज। ये क्या होता है सर? कई बार मैनेजमेंट भी आउटसोर्स होता है, ठीक है, जिससे आपके सीए फर्म को वो कंपनी को मैनेज करने के लिए बोला गया है। तो क्या आपके सीए फर्म उस कंपनी का ऑडिट कर सकती है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आप उन्हें कोई ना कोई रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज ऑलरेडी दे रहे हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट हम बात कर चुके हैं, ठीक है, कि अगर आप उसका इंटरनल ऑडिट कर रहे हो तो आप उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, कैरिंग आउट एनी अदर सिमिलर काइंड ऑफ सर्विसेज। अब ये ओपन एंड डेफिनेशन है, इसमें और जो जो एडिशंस होते जाएंगे उसके लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं अगर उस कंपनी में, उसकी होल्डिंग में या उसकी सब्सिडरी, इन तीनों में से किसी में इनमें से कोई सर्विस दे रहा हो तो मैं उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे बोला गया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, ठीक है, वो मैं आपको ओवरव्यू दे चुका हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं। अगर आप इंडिविजुअल हो, मतलब आपके सीए प्रोप्राइटर फर्म है, either himself or through his relative or any other person connected or associated with such individual or through any other entity whosoever in which such individual has a significant influence or control or whose name or trademark or brand is used by such individual। इसको समाप्त करता हूं मैं, मतलब मैं सर्विस नहीं दे रहा, बट अगर कोई मेरा रिलेटिव सर्विस दे रहा है, ठीक है, देखो रिलेटिव यहाँ पे कवर हो गया, or any person connected or associated with the individual through any entity। मतलब सपोज मेरे किसी और एंटिटी में मेरा एक पार्टनर है, अगर वो भी इनमें से कुछ सर्विस दे रहा है तो वो पर्सन मुझसे कनेक्टेड है, वापस से मैं तो दे नहीं सकता, मेरा कोई रिलेटिव दे रहा है तो भी इनडायरेक्टली आ जाएगा। नंबर टू, ठीक है, मेरे से कोई और एसोसिएटेड पर्सन है, जैसे मेरा कोई और पार्टनर है, वो भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट, और कोई एंटिटी है जिसमें जिसमें मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब कम से कम 20% की पार्टनरशिप है, आई होप इट इज क्लियर, या कम से कम 20% शेयर होल्डिंग है वो एंटिटी में, ठीक है, और उस नेम और ट्रेडमार्क और ब्रांड में कोई ना कोई वे से यूज करता हूं मेरे किसी बिजनेस के थ्रू। आई होप इट इज क्लियर। तो 4-5 लोग कवर होंगे इनडायरेक्टली में। नंबर 1, मैं तो डिस्क्वालीफाई हूं। अगर मेरा रिलेटिव भी उनको रेस्ट्रिक्टेड सर्विस दे रहा है तो भी मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। कोई पर्सन जो मुझसे एसोसिएटेड है, ठीक है, वो भी दे रहा है तो भी मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। अगर मैं उनका ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, यानी मेरी कोई सिस्टर कंसर्न है, उसके थ्रू रिलेटेड सर्विस दे रहा हूं तो भी मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। लास्ट पॉइंट, अगर कोई एंटिटी जिससे मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, एटलीस्ट 20% पार्टनरशिप या 20% शेयर होल्डिंग है, तो भी मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ये सारे पॉइंट्स जो है वो बीइंग अ फर्म में भी कवर होते हैं। बस फर्क क्या है, फर्म में पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी आ जाएगा, ठीक है, पहले वाले पॉइंट में प्रोप्राइटर फर्म था और सेकंड पॉइंट में, ठीक है, आपका पार्टनरशिप फर्म या आप एलएलपी ऐसा मान लिया जा रहा है। ओके, तो वापस से समाप्त करता हूं, मैंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनमें से कोई भी रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज दे रहा हूं उस कंपनी को, उसकी होल्डिंग को, उसकी सब्सिडरी को, बस, तो मैं उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। जिस कंपनी की अगर बात करें उसको क्वेश्चन में रख लेना, उसमें या उसकी होल्डिंग या उसकी सब्सिडरी में से किसी में भी मैं रिलेटेड सर्विसेज नहीं दे सकता, रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज नहीं दे सकता। कौन कौन सर्विसेज शॉर्टकट दिया हुआ है एकेडमिक, इनमें से कोई सर्विस नहीं दे सकता, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। ओके, देन वी मूव टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट में डील करा सेक्शन 139, ठीक है सर। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, हमने पहली बात की थी, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से लेके पहले एजीएम तक जो ऑडिटर रहता है उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर किसी भी कंपनी के लाइफ टाइम में एक ही बार अपॉइंट होता है। एक बार फर्स्ट एजीएम आ जाए, फिर कंपनी का फर्स्ट एजीएम हो, 7th एजीएम हो, 70th एजीएम हो, 700वीं एजीएम हो, अब जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा। फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए पहला ऑप्शन दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उन्हें करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। अगर उनसे नहीं हो पाया तो वो इंटीमेट करेंगे शेयर होल्डर्स को एंड दे विल अपॉइंट विद इन 90 डेज। यहाँ पे डेट याद रखना। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर गवर्नमेंट कंपनी कैसे फर्स्ट ऑडिटर और सेक्शंस तो आपको पता होंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया किसको, ठीक है, सीएजी को विद इन 60 डेज, नहीं हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज, नहीं हुआ तो, ठीक है, नेक्स्ट 60 डेज में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। दोनों भी केस में टेन्योर फर्स्ट एजीएम तक रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर का टेन्योर हमेशा फर्स्ट एजीएम तक रहता है, पहली बात। दूसरा, मुझे कई बार स्टूडेंट पूछते हैं
कि सर व्हाट इफ बोर्ड ने नहीं किया तो शेयर होल्डर्स करेंगे, परफेक्ट, ठीक है। व्हाट इफ शेयर होल्डर्स ने भी 90 दिन के अंदर नहीं किया, पॉइंट समझो, शेयर होल्डर्स 90 दिन के अंदर नहीं कर रहे तो आगे जाके बोर्ड वापस नहीं कर सकते, शेयर होल्डर्स ही करेंगे, बट कंपनी को फाइन पे करना पड़ेगा। कौन सी फाइन? आगे सेक्शन 147 आने वाला है, उसमें जो फाइन्स और पेनल्टीज है वो अप्लीकेबल हो जाएगी। तो याद रखना, पूरे यहाँ पे ऑडिटर्स के केस में जो भी लास्ट पर्सन होगा जिसको ऑडिटर अपॉइंट करना है, अगर उसने टाइम लिमिट के अंदर अपॉइंट नहीं किया तो आगे जाके अपॉइंट तो वही करेगा, बट उसे पनिशमेंट्स अप्लीकेबल हो जाएगी। और उन्होंने अपॉइंट किया ही नहीं, फर्स्ट एजीएम आ जाए तो अब जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अपॉइंट नहीं करोगे तो एजीएम में, ठीक है, ऑडिटर्स की रिपोर्ट कहां से जाएंगे, ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दो चीजें मुझे ठीक करवानी है। पहला पॉइंट, आपको पता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन होता है? जो भी ऑडिटर एजीएम में अपॉइंट होता है उसे बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर। वो प्रोप्राइटर फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो या एलएलपी हो, अब ऑडिटर अपॉइंट एक साथ वन टर्म के लिए होता है, एंड वन टर्म इज इक्वल टू 5 इयर्स। आपको रीअपॉइंट भी करना है तो पहले 5 साल का टर्म कंप्लीट हो दो, फिर रीअपॉइंट करो। वो भी रीअपॉइंट कब कर सकते हैं? जब रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है, आपने पढ़ लिया होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो रीअपॉइंट भी करना है तो फिर नेक्स्ट 5 इयर्स के करोगे। अब ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है तो एक साथ 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 3 टर्म के लिए अपॉइंट कर दिया, नहीं, पहले एक टर्म के लिए अपॉइंट करो, फिर रीअपॉइंट करो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था कि ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ये वीडियो में आपने देखा था। बट अगर आपको याद होगा तो जनरल मीटिंग्स तो मैंने आपको फिजिकल क्लास में पढ़ाया था। मैंने क्या बताया था? कोइंसिडेंटली चारों ऑर्डिनरी बिजनेस के ओआर लगता है। मैंने वो क्यों पढ़ाया था? बिकॉज वो अमेंडमेंट हो चुका था। बस ये वीडियो जो आपको जिस क्लास का आया उसमें वो अमेंडमेंट बताया गया नहीं था, क्योंकि उस समय एसआर ही था। तो अब क्या याद रखना है? पहला अमेंडमेंट कि ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। इज इट क्लियर? ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए ओआर यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, एसआर पास नहीं करना पड़ता। रिमूव करने के एसआर पास करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था? आपने ऑडिटर को अपॉइंट किया, वो एक साथ 5 टर्म, एक टर्म के लिए अपॉइंट होगा, वन टर्म इज इक्वल टू 5 इयर्स, ये तो हमने देखा था। आपको वीडियो में क्या बताया गया कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है, फिफ्थ ईयर, यानी बीच के एजीएम्स में शेयर होल्डर्स एक बार रेटिफाई करेंगे बाय पासिंग ओआर। ये रूल भी हट गया है। मतलब अब जो ऑडिटर अपॉइंट होगा सीधा फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा। फर्स्ट एजीएम उसके एंगल से है कि उसका पहला एजीएम है, उसके पहले एजीएम से उसके छठवें एजीएम तक, यानी 5 साल के लिए ऑडिटर रहेगा, 5 एजीएम्स के लिए ऑडिटर रहेगा। अब बीच में यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में उसे रेटिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एजीएम में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं भी किया तो ऑडिटर चलते जाएगा। कब तक? 6th एजीएम तक, जब तक उसका टेन्योर कंप्लीट नहीं होता, दैट इज फॉर वन टर्म। फर्क क्या है कि यस, अब आपको रेटिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये अमेंडमेंट है। हाउएवर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यानी बीच के एजीएम में आप चाहो तो उसे रिमूव कर सकते हो। रिमूव करने के सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 के मैंने आपको पॉइंट बताया था कि स्पेशल नोटिस देना पड़ता है, मीटिंग के 14 दिन पहले, वो सारी प्रोसीजर्स फॉलो करनी पड़ेगी। आई होप इट इज क्लियर। तो मैंने यहाँ पे आपको दो अमेंडमेंट बताया जो आपको याद रखने हैं। नंबर 1, अब ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए ओआर पास करना पड़ता है। नंबर 2, बीच के ईयर्स में रेटिफाई करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चलते जाएंगे। कब तक? कब तक? सीधा 6th एजीएम तक। तो 6th एजीएम में रीअपॉइंट कर सकते होंगे तो करना ठीक है, वरना किसी और को अपॉइंट करो। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये याद रखियो। दूसरा पॉइंट ये बताइए, जब भी ऑडिटर अपॉइंट होता है तो एडीटी 1 देना पड़ता है 15 दिन के अंदर। कंपनी आरओसी को इंटीमेट करती है इन फॉर्म नंबर एडीटी 1 कि हमने ये ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब नोट में पहला नोट दे दो, देख लो। याद रखना, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोलने को हम बोलते हैं वन टर्म इज इक्वल टू 5 इयर्स, बट ये चलता है 5 एजीएम तक। तो बोलना क्या चाह रहा हूं? फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट हुआ, सेकंड एजीएम में ऑडिट रिपोर्ट दिया, 1 साल हो गया। अब 3 साल तक एजीएम हुई नहीं, उसके बाद सीधा एजीएम हुई। याद रखना, ये ऑडिटर का थर्ड एजीएम माना जाएगा। तो हमारा टेन्योर एजीएम्स टू एजीएम है। आई होप इट इज क्लियर। हमारा टेन्योर ईयर टू ईयर नहीं है। भले वो एजीएम में 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे गए हो, 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट देना हो, बट हम मानेंगे कि वो 1 ही साल है, बिकॉज आवर टेन्योर इज फ्रॉम एजीएम टू एजीएम एंड नॉट फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट,
reconstitution of audit firm does not mean automatic removal of auditor. If there is dissolution, then it means removal. सर ये क्या है? ठीक है, मेरी सीए फर्म अगर उस कंपनी को ऑडिट कर रही है, इज इट क्लियर? ऐसे केस में मेरी फर्म रिकंसिडर हो रही है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा अगर मेरे कैपेसिटी में ऑडिट मिला हुआ है। तो मेरे फर्म में ठीक है 2 और पार्टनर थे, मैं तीसरा पार्टनर था, मेरे कैपेसिटी में एक्स लिमिटेड का ऑडिट मिला है, तो बचे 2 पार्टनर में से एक कोई चला भी गया तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। रिकॉन्स्टिट्यूशन से फर्म का ऑडिट नहीं छिनता कि मेरे कैपेसिटी में ऑडिट मिला है, मैं तो ऑलरेडी इस फर्म में भी हूं। हाउएवर, ठीक है, अगर मेरी फर्म डिसॉल्व हो जाएंगी तो फिर ऑटोमेटिकली वहां पे क्या क्रिएट हो जाएंगे उस कंपनी में, एक्स लिमिटेड में, कैजुअल वैकेंसी। आई होप इट इज क्लियर। वो मैं पढ़ा चुका हूं, DID, डेथ, इनकैपेसिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशन। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर, गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 139 सेक्शन 5 आपको पता होगा। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी की बात करते हैं, इसमें मेरे को और एक पॉइंट आपको डिस्कस करना है, वो पॉइंट क्या है, ध्यान दो। सो अगर आपको याद होगा कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ अदर कंपनी, तो मैंने क्या पढ़ाया था, क्या अदर कंपनीज में कैजुअल वैकेंसी पे रीजन मैटर करता है? द आंसर इज यस। इज इट क्लियर? अगर वो DID से हुआ, यानी किस ऑडिटर के डेथ, इनकैपेसिटी या डिस्क्वालिफिकेशन से हुआ, आई होप इट इज क्लियर। तो मैं देखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते विद इन 30 डेज, बट मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि अगर रेजिग्नेशन से हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? शेयर होल्डर्स। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो DID से हुआ कैजुअल वैकेंसी तो डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, ठीक है, विद इन 30 डेज, ये देखो दिया हुआ है। बट रेजिग्नेशन से हुआ तो कौन करेगा? शेयर होल्डर्स। आई होप इट इज क्लियर। अब इसमें पॉइंट क्या है, आप कई आंसर्स में देखोगे कि अपॉइंट कर रहा है बोर्ड, अपॉइंट कर रहा है बोर्ड। ठीक है, आप बोलेंगे सर आपने बोला था कि रेजिग्नेशन में बोर्ड तो अपॉइंट कर नहीं सकता। पॉइंट समझो, अगर बोर्ड ने भी अपॉइंट किया तो वो अपॉइंटमेंट मैटर नहीं करता अगर कंपनी इन जनरल मीटिंग, कंपनी जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स, जब भी ये वर्ड आएगा कंपनी इन जनरल मीटिंग मतलब कौन होगा? शेयर होल्डर्स। जब तक शेयर होल्डर्स 3 महीने के अंदर उसे अप्रूव नहीं करते, तो बोलना क्या चाह रहे हो नहीं समझा, वापस सुनो। हमने क्या पढ़ा? रेजिग्नेशन के केस में, ठीक है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। अब अगर आपको दिखता है कि रेजिग्नेशन के केस में डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, बोलना वो भी चलेगा। पर यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्टर्स अपॉइंट भी करते हैं तो 3 महीने के अंदर शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल देना चाहिए, तो वो अलाउ है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये नया पॉइंट था जो इंपॉर्टेंट था, वो आपको मालूम होना चाहिए था। ठीक है, फिर ये एडिशनल रूल्स दिए हुए, ठीक है, ये रूल्स भी आपको याद रखने हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। आई होप इट इज क्लियर। चलो, थोड़ा सा पीसी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका पार्ट 2 वीडियो भी मैं आपको अपलोड करता हूँ 15-20 मिनट के अंदर। इज इट क्लियर? थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है पीसी में, तो इसका पार्ट 2 वीडियो भी आपको अपलोड करता हूँ, और साथ में क्वेश्चन सॉल्विंग का भी आज वीडियो आने वाला है। ये तीनों वीडियो आज आपको देखना है। आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा सा पीसी को बंद करता हूँ, कुछ तो दिक्कत हो रही है।